हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न युवा हमारा देश का भविष्य है। युवाओं की आकांक्षा अपेक्षा खड़ा करना हमारा कर्तव्य है। दो पार्ट में देखें, एक कालखंड था, उस कालखंड में कितने लोगों को रोजगार मिला वो प्रमाणित होता है, और एक कालखंड था उसमें कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला या मिला। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे कहूँ कि कालखंड आया, कितनी भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न तरह की नौकरियों में, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो, डमी कैंडिडेट बैठाना हो, फर्जी कैंडिडेट बैठाना हो, नकल माफिया हो, पेपर माफिया हो, इतना पनपा। और 2023 दिसंबर के बाद में 237 परीक्षाएं आमंत्रित की अभी तक, उसमें से एक भी परीक्षा जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की गई नीट को छोड़ा, किसी में भी कोई तरह का संदेश, शंका ही नहीं हुआ, संदेह ही नहीं हुआ कि परीक्षा में इस तरह का कोई एक 1,25,000 को सरकारी नौकरी दे चुके आंकड़ों के सहित। 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प है, जिसमें से 1,25,000 को दे चुके हैं। 1,35,000 को आने वाले 6 महीने के अंदर जो हमारे पाइपलाइन में उसको मिल जाएगी। 1,45,000 का कैलेंडर हमने जारी कर दिया है कि इस तरह से फला महीना को, फला तारीख को, फला परीक्षा होगी। तो आप इस दोनों को देखें। अब वो आरोप लगा हुए ये नीट वाले को लेकर, राहुल गांधी किस आरोप लगा, नीट का किस तरह से हुआ, उनके कालखंड में हुआ। जैसे ही पता लगा, बिना विलंब किए तुरंत एक विश्व स्तरीय संगठन का पुलिस का SIT गठित किया, उसकी जांच दी, CBI को जांच दी, CBI ने जांच की, विभिन्न प्रदेशों में जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था उसको पकड़ करके सामने लाया, उन्हें परीक्षा आयोजन हुई, उन्हें परीक्षा को किस तरह से आयोजित करने का संकल्प लिया और तुरंत दिया। इस पर कांग्रेस एक शब्द नहीं बोलती है, और वो अपने कालखंड की एक परीक्षा बता दे जिस पर कोई संदेह नहीं हुआ हो। इसीलिए नकारात्मक भाव रख करके सिर्फ नकारात्मक फैलाना बहुत आसान है, लेकिन सकारात्मक भाव रख के तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ बोलना बहुत गलत बात होती है। इसलिए राहुल गांधी जी के पास सिवाय जब भी देश में आया तो विदेश में जाकर के यात्राएं करना, आराम करना, ऐशो आराम करना भी है, वो देशवासियों को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। और जो देश के 140 करोड़ देशवासियों द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री को किस भाषा में पुकारते हैं, वो ऐसा कहने के अधिकारी नहीं है। और जो काश के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पर टक्कर नहीं। सर, जल जीवन मिशन को लेकर जिस तरीके से हर घर नल और जल से ज्वलंत मुद्दा है राजस्थान का, स्पेशली राजस्थान, अन्य प्रदेशों में ये मुद्दा नहीं है। जल जीवन मिशन में पहले हमारे यहाँ अपने ही क्षेत्र के आधुनिक गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, उन्होंने जितनी राशि राजस्थान को सामान्य कानून के तहत अलॉट होनी चाहिए थी, उससे अधिक राशि अलॉट की अपने मंत्रालय भवन का उपयोग करते हुए नियमों के अनुसार। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इसको लटकाया, इसको लागू नहीं होने दिया, भटकाया। कारण जो हमको समझ में आया, जो आम जनता को समझ में आया कि इसका क्रेडिट अगर हर घर नल से जल पहुँच गया तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। और फिर लटकाया भटकाया ही नहीं, लागू नहीं होने दिया। अपने क्षेत्र में तो बहुत कम लागू ही हुआ। जो हुआ वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, आप सबके सामने है। अगर किसी विभाग का मंत्री और विभाग का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे घोटालों में जेल में जावे, जमानत खारिज हो जावे और मामला जुडिशरी के समझ विचाराधीन हो, तो साथी अब अनुमान लगाओ उस योजना का क्या होगा। उनके किए हुए कर्मों का परिणाम हमारी जनता और हम लोग हैं। मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को कि जल जीवन मिशन में जो उन्होंने घोटाले किए, गलत काम किए, जिससे पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान की जनता पेयजल को लेकर के त्रयी हो रही है। अगर ये समय पर लागू हो जाता तो नहीं होता। पर मैं धन्यवाद दूँ आप सबकी मार्फत प्रधानमंत्री को, इन्होंने इसकी तारीख आगे बढ़ाई, एक्स्ट्रा 800 करोड़ की राशि और स्वीकृत की। और राजस्थान को यह आप जैसा भी आप करना, पुणे सर्वे करो, जो करो, और उसको हमारा जो संकल्प है हर घर को जल से उसका पूरा करो। तो
देश के विकास में और विशेष करके विश्वास और विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष के रूप में देखते हैं। मित्रों, हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु करें और इसी तरह निरंतर हमारी सेवाएं करते रहें। राष्ट्र प्रथम के ध्यान के साथ आगे चले। हम 4 दिन रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, इस कल्याण के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। इसी के साथ आगे चलते हैं। आप सबका, साथियों का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मुस्कुराते हुए शहरों का, खिलते हुए फूलों का, अपने उज्जवल भविष्य और जागते हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। योजना प्रधानमंत्री सारी तरह से योजनाएं थी हमारी। प्रधानमंत्री कौन सी योजना बता सकते हैं ना? स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना, किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। योजनाओं की गिनती करें, उसका क्रियान्वित हुई है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। एक उदाहरण मेरा खुद का व्यक्तिगत, जो मेरी विधानसभा से संबंधित, तब आपको लगेगा कि वाकई कितना होता है। 2 अरब 22 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा में 2023 खरीफ और अभी 2024-25 खरीफ और रबी का पेमेंट हम खातों में डाल चुके हैं। 65 करोड़ से बाकी रहे। तो हिंदुस्तान में आप जो हम आंकड़ा दे रहे हैं, सिर्फ आप वेरीफाई करना था मेरे से, अधिकृत आंकड़े बैंक से वेरीफाई। 200 करोड़ ऊपर 22 करोड़, वो सिर्फ लूणी विधानसभा क्षेत्र में 65,000 किसानों, किसी के 6 लाख, किसी को 50,000, किसी के 65,000, किसी के 1.5 लाख। तो ये किसान सम्मान निधि किसी लिए, किसान का भविष्य सुरक्षित हो, खेती के प्रति आकर्षित हो, इसीलिए। फसल बीमा योजना, इसके अलावा नारी शक्ति। अब नारी शक्ति में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जाना आपने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया, 33% का आरक्षण दिया। और इस बार कौन नारी शक्ति के विरुद्ध है, मातृशक्ति के विरुद्ध है, इसका उदाहरण आपको मिला। शायद पार्लियामेंट में डिबेट हुई होगी, आपने देखी होगी, आपको बहुत विद्वान है, हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो इतने जानकार नहीं हैं। उस एक्ट में हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण का कानून पास हो चुका है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं था। वो लागू होने वाला था सन 2029 से। तो प्रधानमंत्री जी ने ये संशोधन लाया कि इसको 2029 से लागू नहीं करके डीलिमिटेशन के साथ ही डीलिमिटेशन कर देंगे तो 2027 में भी इसको लागू कर सकते हैं। इसका विरोध किया। इससे कोई कानून समाप्त तो नहीं हुआ। 2029 में लागू हो जाएगा या उससे पहले डीलिमिटेशन तो लागू हो जाएगा। तो मित्रों, भावना लगती है कि कौन हमारी मातृशक्ति के पक्ष में है और कौन हमारी मातृशक्ति के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी विराज आपसे मिल लेंगे अभी, तो ये पूर्व आपसे मिल लूँगा व्यक्तिगत आधार, आप विराज आराम से। हमारा स्वास्थ्य से संबंधित हो उसका भी ख्याल रखा। हमारी मिडिल क्लास की सेवाएं उससे संबंधित रहा। राष्ट्र निर्माण में आपने जैसे हमारे बताया, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो हवाई अड्डे उसका ले लें, हमारे राष्ट्रीय हवाई अड्डे उसके ले लें, हमारा रेलवे का जो नेटवर्क है उसको ले लें, हमारा जो समुद्र नेटवर्क है उसको ले लें, हाई स्पीड ट्रेन है उसको ले लें, रेलवे स्टेशन का निर्माण है उसको ले लें, नेशनल हाईवे का जो निर्माण हो रहा है आपके पास से निकलता है। एक तो आप पहले भी कांडला जाते होंगे, अहमदाबाद जाते होंगे, चाचौर जाते होंगे और अब भी जाते होंगे। तो ये जो राष्ट्रपति में गिनती कराऊँ लंबी चौड़ी बहुत, लेकिन आपको पता लगेगा। मैं तो एक अपना दूंगा, आपके पास से जो हाईवे निकलता है उससे पता लगता है। और ये वो हाईवे है जिस हाईवे को हम सड़क के उपयोग में भी कर सकते हैं और हवाई पट्टी के उपयोग में भी कर सकते हैं। कितना मल्टी लेवल माइंड चलता है, कितना वर्ष तक काम आता है। और अभी जो हमारा जो पूरा नेटवर्क है उनके कालखंड में 1 या 2 किलोमीटर रोड चलता था। आज हम 38 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हम रोज रोड नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। 38 किलोमीटर रोजाना
और वो भी ऐसी उत्तम क्वालिटी की सीसी रोड का जिसमें 30 और 35 साल तक उसको कोई देखने की जरूरत ही नहीं। निर्माण हुआ, उसका नाम क्या दिया, कोई भी उसको कर्तव्य से जोड़ा है, कभी भी कर्तव्य पथ से जोड़ा है, काम से जोड़ा, कभी नहीं कहा ये हमारा फला आया था। इसीलिए नई 3 विधियाँ लाई, 100 साल 250 साल पुरानी थी, चाहे हमारी आईपीसी, चाहे हमारी सीआरपीसी थी, चाहे हमारा अभिलाष था, और उसको दंड के स्थान पर न्याय से जोड़ा। अब कभी छोटी बात, बहुत छोटी आप लोगों को हो चुकी है। अंग्रेजों के ज़माने क्या होता था, वो विदेशी थे, तो दंड किसको मिलता था, हिंदुस्तानी, वो कानून हिंदुस्तानियों के लिए था, तो अंग्रेजों के लिए कानून था। आईपीसी था जिसमें हमने मानो कोई ज़्यादा झगड़ा किया, 307 का केस बना, 141 का केस बना, 302 का केस बना, तो उसमें दंड मिलेगा। अब क्या क्या न्याय मिलेगा। अगर उसने गुनाह किया है तो उसके साथ न्याय कीजिए, और जो व्यवस्था में दंड है वो व्यवस्था में दंड मिलेगा। तो ये भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवर्तन करना का भाव जो नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। मातृभाषा में कभी मेडिकल की पढ़ाई होती थी, अब प्रारंभ हुई। मेडिकल में मातृभाषा में कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, अब प्रारंभ हुई। देश की सीमाएं, और कल्पना कीजिए हमारे देश का 2 तरह के शक्तियाँ हमेशा तय रहती, बाह्य शक्तियाँ और आंतरिक शक्तियाँ। बाह्य शक्ति पड़ोसी देश करते हैं, दूसरे देश करते हैं, लेकिन उसके भी अंतर्राष्ट्रीय किस तरह के, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो नक्सलवाद था, कितने हमारे जवानों को बलि लगी, कितने हमारे देशवासियों को बलि लगी। और जो संकल्प उन्होंने लिया, अभी मैंने कहा ना, संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाया, तो संकल्प लिया था कि नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। 26 मार्च की तारीख दी थी, और 26 मार्च 2026 को नक्सलवाद को समूल नष्ट करके अपने संकल्प की सिद्धि को किया। धारा 370 हटाएंगे, संकल्प से मैं डिप्टी स्पीकर का संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाया। राम मंदिर का निर्माण करेंगे, संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाया। मातृशक्ति को आरक्षण देंगे, कानून बनाना था, कानून बनाया, संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाया। समान आचार संहिता बनाएंगे, संकल्प था, सिद्धि तक पहुँचाएंगे। तो ये उनके जो संकल्प थे, संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने का व्यक्तित्व, अनावश्यक बातें नहीं, जो कहना है वही करना है, जो करना है वही कहना है, ये उनको किए। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर नकेल कसने का काम, कितने आतंकवाद होते थे, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति होती थी, वो कोई किया तो उन्होंने किया। फिर उन्होंने संकल्प लिया गरीब कल्याण का, आम आदमी के विकास का, देश के विकास का, और उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ जो गरीब परिवार थे, उन्होंने तो कहा हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी मिटाई नहीं, गरीबी बढ़ाते ही गए, राजनीति का लाभ लेते गए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उस संकल्प को सीधी तक पहुँचाया। 25 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके दूसरी जो पायदान है हमारा, उसमें आ गया। आज तक उन्होंने एक इतिहास में एक परिवार को भी आंकड़ों के सहित नहीं बताया कि गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। मित्रों, इतना ही नहीं, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन दिए, 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया। किसके लिए? एक सामान्य परिवार में। आपके हमारे जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक तो गाँव में रहता है गरीब परिवार, उसको उसकी जरूरत है। संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में जितने भी परिवार सतविहीन होंगे उनको मकान बना के देंगे, तो इतने मकान बनाएंगे। संकल्प लिया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाहर नहीं जाएंगे, संकल्प को पूरा किया। 81 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन दे रहे तो दे रहे, संकल्प को पूरा किया। फ्री इलाज कराना, तो संकल्प को पूरा किया। तो जो संकल्प लिए उस संकल्प को पूरा किया। युवा शक्ति को लें, लगभग 2 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी, 40 लाख करोड़ से मुद्रा लोन दिए, देश भर में स्टार्टअप 2.2 लाख से स्टार्टअप किए, 10,000 से अधिक अटल टेकरिंग लैब्स नवाचार को बढ़ाया। ये सब किस लिए किया कि संकल्प लिया था गरीब का कल्याण करें। फिर किसान का कल्याण, किसान कल्याण में आप ज़्यादातर वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री एक विशेष नियमित प्रेस वार्ता को संबोधित करने का प्रभु की कृपा से अवसर मिला है। वैसे तो आप और हम परिचित हैं, लेकिन प्रेस वार्ता के लिहाज से शायद हमको
प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला ही अवसर होगा, इसीलिए आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उन सबको मैं हमारा जो हिंदू संस्कृति के अनुसार अधिक मास है उसके कुछ दिन शेष बचे हैं, जेठ मास के अधिक मास के उसकी बधाई और आने वाला जेठ मास 15 दिन बाद में हो पूर्ण हो उसकी आपको बधाई। ये 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के, इस निमित्त हमारा ये प्रेस वार्ता आज है। हमारे मंत्रिपरिषद के साथी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस 12 साल के कार्यकाल के दौरान जो कालखंड रहा, विश्व में हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी बाह्य शक्ति को लेकर के संक्षिप्त में उल्लेख किया। विश्व में जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस आया, चाहे कोरोना का क्राइसिस आया हो या वर्तमान में युद्ध की वजह से जो क्राइसिस आया, उसमें किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को, हमारे देश की 140 करोड़ जनता को सुरक्षित रखा, उसका उल्लेख किया। जिनका जीवन हर पल सेवा और राष्ट्र हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पूरे कालखंड के दौरान जिनका मेन उद्देश्य जीवन का जन कल्याण और हर सामान्य वर्ग के जीवन के कल्याण की साधना ऐसा रहा हो, और जिन्होंने हमारे देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री होने के नाते लोकतंत्र में सबसे अधिक कालखंड पूरा किया, ऐसा इतिहास में उनको प्रभु ने, आप और हमारी सबकी दुआओं ने अवसर दिया है। और साथ ही साथ आज बालोतरा की इस पवित्र ऐतिहासिक धरती पर मैं आपकी ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से दुआ भी करता हूँ, जैसे मेरे साथी आदरणीय के साथ ने दुआ की कि ईश्वर उनको शारीरिक रूप से शक्ति दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ शरीर के, कि वो अमृत काल तक हम देश की सेवा, हमारे देश की सेवा करते रहें। उन्होंने अपने कालखंड में लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी, इसको शक्ति के रूप में अपना प्रतीक बनाया। उन्होंने कभी मैं नहीं कहा, हम कहा, और उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले अपने देश को प्रथम, फिर राजनीतिक दल को, फिर व्यक्ति को। तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानने में उन्होंने जो अभूतपूर्व समर्थन दर्शाया, और जिससे एक राष्ट्र प्रेम की लहर हमारे देश में चली, यही भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का ऐतिहासिक फल है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने 4399 दिन अपने प्रधानमंत्री के निर्वाचित कालखंड के पूर्ण किए हैं, और ऐसा सेवा का रिकॉर्ड बनाया है जो आदरणीय नेहरू जी के बाद सबसे पहले स्थान पर आते हैं। पहले नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और उनको ये अवसर सेवा करते हुए एक दिन का भी, एक क्षण का भी बिना विलंब किए, बिना छुट्टी लिए, बिना किसी तरह का विश्राम किए ये अवसर मिला है। इतिहास में बाकी सभी जनप्रतिनिधियों ने, सेवा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जुड़े अन्य लोगों ने, आपने, हमने कभी छोटी मोटी सेवा का छुट्टी का अवसर दिया होगा, या शारीरिक अव्यवस्था हुई होगी, रोग और निरोग का कोई कोई शरीर पर प्रभाव रहा होगा, लेकिन इस 12 साल के 4399 दिन किसी भी क्षण उन्होंने छुट्टी नहीं, एक क्षण की। हाँ, जितना काम किया 24 घंटे में 18 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा, फिर जो भी रात्रि विश्राम दिन से लिया वापस काम पे कर गई, लेकिन कभी बाहर घूमने, परिवार को समय देने या ऐसा कुछ नहीं। इस कालखंड में सामूहिक संकल्प, समावेशी विकास और जन भागीदारी को विकसित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है।
भारत की यात्रा को गति प्रदान करने करोड़ों देशवासियों की सेवाओं की आकांक्षाओं को साकार किया। एक सामान्य परिवार में ये जन भावना पैदा हुई है, ये विश्वास बढ़ा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं और नव भारत के निर्माण में राष्ट्र के प्रति जिसका उल्लेख आदरणीय के सामने किया, वो एक विश्वास पैदा किया है कि हमारा देश भी कुछ है, हम विश्व में अपना स्थान रखते हैं, हम कहते हैं करते हैं उसका स्थान है। और हमारे पहले प्रधानमंत्री है जिनको 32 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला, 7 अंतर्राष्ट्रीय सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड मिले और यूएनओ का अभी 2 महीने पहले कृषि का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। संकल्प से सिद्धि का ये सौभाग्यशाली कालखंड रहा है और जो संकल्प लिया उसको सिद्धि तक पहुंचाया, इसका कालखंड रहा है। मित्रों, ये जो विश्वास, विकास और जन कल्याण के जो 12 वर्ष रहे हैं, ये हम सब के देशवासियों के लिए एक गरीब को केंद्र बिंदु मानकर उसको आगे बढ़ाया गया। उनका ये मानना है कि अगर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और इस विषय में उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा है, ये तेरा है। उन्होंने सिर्फ एक कहा कि सबसे पहला हमारा देश पहले, और इसी को नेतृत्व की कहते हैं। साफ नियत, साफ लक्ष्य, लक्ष्य राष्ट्र हित और संपूर्ण हो हमारे देश का विकास, परिवर्तन, इसी आधार पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं, जैसा आपने कहा, उसी के साथ अपनी लय मिलाता हुआ कहता हूँ कि अमृतकाल और जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो, हमारे देश का नेतृत्व ऐसे ही सुरक्षित हाथों में, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित रहे। प्रभु आपकी और हमारी सबकी दुआओं से उनको इतनी शक्ति दे कि वो स्वस्थ शरीर के साथ हमारी सेवाएं इस अमृतकाल में निरंतर जारी रखें। मित्रों, आप छोटे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपके सामने रखूँ, जिसको आप सबकी जानकारी तो है, पर वो कहते हैं कि ऑन कॉस्ट ऑफ अमित सिंह जी और अरुण जी को कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। इस स्तर पर, इस स्टेज पर इतना ही कहूँगा कि ये इस जनता की मांग है, नियम और कायदे से इसका भी कोई न कोई परिणाम अवश्य निकलेगा। सर, जोधपुर, पाली और बालोतरा का उद्योग पर संकट आया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सर्वे किया गया, जो पॉल्यूशन था उसको लेकर इंडस्ट्रीज बंद है। सरकार कोई नया एक्शन प्लान बना के सहयोग करे तो वापस उद्योग चले, 50,000 लोग और प्रत्येक रूप से जुड़े हुए। मित्रों, ये भी प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको 2 भाग में समझना पड़ेगा। जोजरी भी है, नूनी भी है और मानी निधि भी है। अभी जो एक्शन प्लान मानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया, और चूँकि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उस पर थोड़ा सा हमारी टिप्पणी भी उसी मर्यादित हो जाती है। 2 तरह की इंडस्ट्री है, एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक है स्टेनलेस इंडस्ट्री। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का ही कहना है कि हमारा कोई भी डिस्चार्ज जो होता है वो पोल्यूटेड नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही कहना है कि नहीं, हमारा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, एक सेवानिवृत्त न्यायाधिपति की कमेटी बनी, उन्होंने मौके पर इंस्पेक्शन किया, कुछ पाइपलाइन पाई और उसके आधार पर उन्होंने अपनी टिप्पणी और रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही गंभीर हुआ और गंभीर होकर के एक्शन लेने का राजस्थान सरकार तुरंत स्वयं भी पहले बहुत गंभीर थी। 2 बजट में ये पोल्यूटेड पानी या दूषित पानी नदियों में नहीं आवे, इसके लिए बजट सैंक्शन किया, उसमें कार्य क्रियान्वित हो रही थी। इसी बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, उसकी क्रियान्वित हुई, कई अधिकारी निलंबित हुए, एपीओ हुए और वो कमेटी गठन करने में एसआईटी गठन, देवेंद्र जोशी की अध्यक्षता, सबसे पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो एसपी लेवल के अधिकारी उस कमेटी में हैं और चूँकि वो जांच कर रहे हैं और जो उद्योग बंद हुए हैं उस पर राजस्थान सरकार बहुत गंभीर है, यथाशीघ्र माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत उस उद्योग को प्रारंभ करना, जो श्रमिक बेरोजगार हो गए उनको रोजगार देना, इस पर शीघ्र कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के
4,399 दिवस का वो एक आंकड़ा जो एक इतिहास रचता है सबसे लंबे प्रधानमंत्री के कार्यकाल का। एक विश्व रिकॉर्ड बनाया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस लंबे दायित्व के साथ। हर वो महत्वपूर्ण विषय जो एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ हो, एक गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेते हुए हर वो महत्वपूर्ण योजना गरीब को गणेश मानकर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रखकर, चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाने से, शौचालय बनाने से लेकर के घर घर बिजली से, घर घर नल से जल तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कीर्तिमान खड़े हुए पूरा विश्व उसको बड़े गंभीरता से देख रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों तक, विक्रांत जहाज से लेकर तेजस, ब्रह्मोस, चंद्रयान 3 से लेकर आज से 7 दिन पूर्व नीदरलैंड्स की धरती पर सेमीकंडक्टर का जो MOU टाटा पावर के साथ ASML कंपनी के साथ किया, हमारे जिले के सिवाड़ा विधानसभा में रेयर अर्थ के भंडार। कभी हमारे विपक्ष के साथियों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, चिप के बारे में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया का, शाइनिंग इंडिया का नारा देते हुए जो एक बड़ा फैसला पिछले हफ्ते किया, आने वाले समय में अब भारत भी सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बनेगा। आज जो परिस्थिति आप और हम सब देख रहे हैं, विश्व के 2 बड़े माफिया को ख़त्म करने का जो काम, चाहे वो दवाई माफिया, चाहे वो हथियार माफिया, उनको ख़त्म करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर अपने देश में स्वयं निर्मित 2 वैक्सीन पूरे देशवासियों को लगाना और विश्व के अन्य देशों की मदद करना। मेक इन इंडिया में देश के, विश्व के सारे उन विकसित देशों के लिए बाजार कहलाने वाला हिंदुस्तान अब खुद मेक इन इंडिया में खुद हथियार बनाता है, खुद एक्सपोर्ट करता है, और पूरे विश्व के अंदर आज जो उथल पुथल होने वाली स्थिति, उसके अंदर कुशल प्रबंधन और अन्य देशों के अंदर जो युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत के हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में घूम करके इस समय अलग अलग MOU साइन कर रहे हैं, विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनके दीर्घ आयु की भी कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो जो पिछले इस अल्पकालीन 12 वर्ष के समय के अंदर देश को जो एक अलग गति दी है, एक विकास का जो पहिया चलाया, विश्व के अंदर जो GDP को 11वें से 4थे और 3रे स्थान की तरफ अग्रसर जो एक नई दिशा दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में वो इसी ऊर्जा के साथ में, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, चाहे वो बर्फ़ के अंदर फौजी भाइयों के साथ में, या समुद्री पोत पर विक्रांत के अंदर अपना अलग अलग आयोजन बनाने का जो एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया, अलग एक उदाहरण स्थापित किए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी खूब खूब बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देशवासी उनके दीर्घ आयु की भी कामना करेंगे, उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से जो उनका एक संकल्प है विकसित भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।